जितने भी लोग यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों की जो ड्रीम पोस्ट होती है वो या तो एसडीएम होती है या डीएसपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम और आप मिलकर के यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए हैं। आप अपने स्तर से अपना एफर्ट डाल रहे हैं और मैं भी अपनी तैयारी के साथ साथ इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इस परीक्षा के लिए जरूरी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूँ। एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि लाइफ में आप जिस पद तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी लाइफ में जो भी आपने कोई गोल सेट किया है, टारगेट बनाया है, उस पद के बारे में आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। और इसी वजह से आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसडीएम की जॉब प्रोफाइल के बारे में। अगर आप एसडीएम की ड्रीम पोस्ट चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से यह पता होना चाहिए कि एसडीएम क्या करता है, एसडीएम का मतलब क्या है, एसडीएम की फुल फॉर्म क्या है, एसडीएम के काम कौन कौन से होते हैं, एसडीएम को पावर कौन कौन सी मिली होती है, एसडीएम का प्रमोशन किस तरीके से होता है, एसडीएम का प्रशिक्षण कहाँ पे होता है, और एक सबसे जरूरी चीज जो अक्सर करके ज्यादातर लोगों के द्वारा पूछी जाती है कि एसडीएम को सैलरी कितनी मिलती है। इन सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसडीएम यानी सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसडीएम का मतलब क्या होता है। एसडीएम जो तीन लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, एसडीएम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसडीएम को कहते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, हिंदी में इसको कहा जाता है उप प्रभागीय न्यायाधीश। अब ये वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा न्यायाधीश। इस न्यायाधीश से आप समझ पा रहे होंगे न्यायाधीश तो जज होता है, तो फिर एसडीएम जज कहाँ से हो गया? तो आपको बता दूं कि एसडीएम को दोनों तरह की पावर्स मिली होती हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो या आपकी जुडिशियल पावर हो। ठीक है, चाहे प्रशासनिक शक्तियां हो या न्यायिक शक्तियां हो, दोनों तरह की शक्तियां एसडीएम को मिली हुई होती हैं। जो भी व्यक्ति यूपी पीसीएस एग्जाम को क्रैक करके एसडीएम के पद पर नियुक्त होता है, तो जाहिर सी बात है उसका एक प्रशिक्षण होगा, उसकी एक ट्रेनिंग होगी। तो एसडीएम पोस्ट पाने वाले व्यक्तियों को कहां पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है? तो उनको भेजा जाता है एक एकेडमी है अलीगंज लखनऊ में, जिसका नाम है यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जो कि अलीगंज लखनऊ में है। यहाँ पर इनको प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। एसडीएम क्या क्या कार्य करता है? एसडीएम को पावर कौन कौन सी मिली हुई होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको दोनों तरह की पावर होती है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो चाहे वो जुडिशियल पावर हो। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का कार्य तो देखना इसका काम होता ही होता है। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर, जिस क्षेत्र में भी ये पदस्थ होते हैं, जहां भी इनकी पोस्टिंग होती है, उसमें कानून व्यवस्था को देखने का कार्य भी एसडीएम देखता है। हालांकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि कानून व्यवस्था का काम तो पुलिस का है, तो फिर एसडीएम कानून व्यवस्था कैसे देखता है? जैसे आप जिला स्तर पर देखते होंगे, जिला स्तर पर पुलिस की जो पुलिस होती है, जितनी भी पुलिस होती है आपकी, उसका मुखिया होता है एसपी, जिसको सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं, कप्तान भी कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीजें जिला अधिकारी के अंतर्गत कार्य करती हैं। जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा, कभी कभी दंगा हो जाता है, बलवा हो जाता है, कोई भी इस तरीके की अराजक स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तो तब जिलाधिकारी जो होते हैं वो पुलिस को नियंत्रित करते हैं, उनको आदेशित करते हैं कि आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। और जो भी कुछ कह सकते हैं सेंसिटिव कदम उठाए जाने होते हैं, तो वो जिलाधिकारी की परमिशन के बिना नहीं उठाए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की पावर्स भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें जिलाधिकारी भी इन्वॉल्व रहते हैं। जो कंडीशन जिलाधिकारी की जिला स्तर पर होती है, वही स्थिति संभाग स्तर पर या डिवीजन लेवल पर एसडीएम की होती है। तो यहां से आप समझ पाए होंगे कि इनको लॉ एंड ऑर्डर भी संभालना होता है। तो ये तो हो गई प्रशासनिक शक्तियां। इसके अलावा उनको जुडिशियल पावर भी होती हैं, अपने जो भी कार्यक्षेत्र होता है उस लेवल पर जो भी न्यायिक शक्तियां होती हैं, कोई मुकदमे वगैरह होते हैं, उनका निपटारा करने का काम भी एसडीएम का होता है। इसके अलावा जमीन से जुड़े हुए जितने भी टैक्स होते हैं, रेवेन्यू होते हैं, जो कलेक्ट किए जाते हैं, उनको कलेक्ट करने के जो अधिकृत करते हैं वो एसडीएम ही अधिकारियों को अधिकृत करते हैं। जो भी लोग या जो भी लोकल लेवल पर जो लैंड टैक्स होते हैं, रेवेन्यू का जब कलेक्शन किया जाता है, तो वो भी किसी को रिपोर्ट करते हैं, एसडीएम साहब को रिपोर्ट करते हैं। इसके बाद में चाहे स्कीम्स की बात करें, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, जो सरकार समय समय पर स्थानीय लोगों के लिए निकालती है, जो भी नई नई योजनाएं बनाती है, उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का कार्य भी एसडीएम का होता है। ठीक है, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोकल लेवल तक लोगों को उसका लाभ दिलाने के लिए अधिकृत होता है एसडीएम। अब जो सबसे मुख्य बात है और एक अट्रैक्शन का विषय है, आकर्षण का विषय है, सैलरी। बहुत अच्छी खासी सैलरी एसडीएम को मिलती है। जैसे ये जॉब जो है, ये 5400 ग्रेड पे की जॉब होती है। अब ग्रेड पे के बारे में आपको ज़्यादा नहीं जाना है, जब आप किसी भी सरकारी जॉब में होंगे तो आपको ग्रेड पे का मतलब पता चल जाएगा। फिलहाल हमको ये पता होना चाहिए कि इनको पैसा कितना मिलता है। तो हर जॉब या कोई भी नौकरी जिसको कोई आदमी करता है, उसकी एक बेसिक सैलरी होती है, जिसको हम कहते हैं मूल वेतन। तो वर्तमान समय में एसडीएम का जो मूल वेतन है वो है 56,100 रुपये।
₹56,100 इनकी बेसिक सैलरी है। फिर बेसिक सैलरी के साथ साथ एक अलाउंस मिलता है जिसको हम कहते हैं डियरेंस अलाउंस या महंगाई भत्ता, जो वर्तमान समय में चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, सभी कर्मचारियों को 38% दिया जा रहा है। इस डियरेंस अलाउंस का कैलकुलेशन किस तरीके से होता है? डियरेंस अलाउंस जो वर्तमान में 38% दिया जा रहा है, ये बेसिक पे का होता है, मूल वेतन पर काउंट किया जाता है। तो मूल वेतन पर यानी जो हमारा बेसिक पे है 56,100, इस पर इसको हम काउंट करेंगे तो लगभग ये निकल करके आएगा फिगर 21,318। तो अगर आप बेसिक पे और डीए को ही जोड़ लें तो लगभग 70,000 प्लस के समथिंग एक हैंडसम सैलरी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब एचआरए होता है, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, लेकिन ये वेरी करता है अलग अलग सिटीज़ पर। जैसे मिनिमम जो एचआरए इनको मिलता है वो लगभग 4,488 रुपये मिलता है। ये 4,000 से लेकर के 15,000 20,000 तक भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू अलग अलग जो सिटीज़ होती हैं। अलग अलग सिटीज़ को कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल सिटी, लो प्रोफाइल सिटी में डिवाइड किया जाता है, कैटेगरी निर्धारित की जाती हैं, तो उसी कैटेगरी के आधार पर इनका जो एचआरए है वो भी वेरी करता रहता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि एचआरए तभी मिलता है जब आप गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आवास आपको उपलब्ध कराया जा रहा है उसको आप नहीं लेते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट आपको रहने के लिए जगह दे रही है, अगर आप उसको नहीं लेते हैं और अपने आप कहीं पे भी रहना चाहते हैं या अपने कहीं रेंट पर रहना चाहते हैं, तब आपको ये वाला अलाउंस मिलता है। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट आपको आवास उपलब्ध करा रही है तो वो आपको एचआरए नहीं देगी, ठीक है। अब जो सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं एसडीएम को मिलती हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़, जैसे व्हीकल मिलता है, ड्राइवर के साथ में गाड़ी मिलेगी आपको। अब ये नहीं गाड़ी आपको मिल जाएगी, अब बीएमडब्ल्यू में चलेंगे, बीएमडब्ल्यू नहीं, जो गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत करी जाएगी आपके लिए वही वाहन आपको मिलेगा। जैसे जनरली वर्तमान समय में इन लोगों को बोलेरो प्रोवाइड कराई जाती है और सिटी टू सिटी ये वेरी करता रहता है। बहुत सी जगहों पर स्कॉर्पियो भी मिल जाती है, ठीक है। इसमें सायरन भी लगा होता है, सायरन के साथ में गाड़ी प्लस ड्राइवर आपको मिलता है। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा आवास भी आपको गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है। आवास के साथ साथ आपको सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, सर्वेंट मिलेंगे, ठीक है। व्हीकल मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, इसके अलावा आपको घर मिलेगा, सिक्योरिटी गार्ड मिलेंगे, इसके अलावा आपको सर्वेंट मिलेंगे। ये सारी चीज़ें मिलती रहती हैं यहाँ से। इसके अलावा जो भी टेलीफोन आप यूज़ करेंगे उसका जो बिल है वो गवर्नमेंट पे करेगी। आप जो लाइट यूज़ करेंगे उस आवास में, उसका लाइट का बिल भी गवर्नमेंट पे करेगी। आप जानते हैं कि प्रशासनिक कार्य बहुत ज़्यादा होते हैं एसडीएम के पास में, और वो समय समय पर अलग अलग स्थानों की यात्राएं करते रहते हैं। और जहाँ भी वो ऑफिशियल जर्नी करते हैं, एसडीएम जो भी बनता है और वो ऑफिशियल कार्य से जहाँ भी जर्नी करता है, जहाँ भी यात्रा करता है, तो उस यात्रा के दौरान उनको उच्च श्रेणी के आवास की सुविधा भी गवर्नमेंट के खर्चे पर उपलब्ध कराई जाती है। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है वो ये है कि अगर कोई एसडीएम पद पर नियुक्त होता है और उसके बाद में वो हायर स्टडी करना चाहता है, हायर स्टडी कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, किसी बड़े पोस्ट की तैयारी करना चाहता है, बड़े पद की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए लीव का भी प्रावधान है। यानी अगर आप हायर स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लीव भी दी जाती है। इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक बड़ा प्रश्न रहता है प्रमोशन का। तो प्रमोशन देखिए कि प्रमोशन का थोड़ा सा क्रिटिकल मैटर होता है। ये वेरी करता है कि आप कितनी एज में इस पोस्ट पर नियुक्त होते हैं। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति बड़े ही अपनी इनिशियल कंडीशन में, यानी जैसे मान सकते हैं आप 21-22 साल की उम्र में एसडीएम बन जाता है, तो उसकी प्रबल संभावना रहती है कि वो यहाँ तक पहुँचे, आईएएस रैंक तक पहुँचे, यानी जिले को संभाले, जिलाधिकारी बने। प्रबल संभावना रहती है अगर आप बहुत कम एज में इस पद पर नियुक्त होते हैं, ठीक है। तो लेकिन जनरली हो नहीं पाता है सबके साथ में। तो अगर आप मान के चलिए कि 26 से 30 की एज में, 26 से 30 की एज में भी नियुक्त होते हैं तो एसडीएम है। एसडीएम के लगभग 4-5 साल जब जॉब कर लेते हैं, 5-6 साल आपको हो जाती हैं, तो उसके बाद में एसडीएम से प्रमोट होते हैं आप एडीएम के लिए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होता है? ये जिले टू जिलू वेरी करता है। जैसे देखे होंगे आप, एक जिले में जिलाधिकारी तो एक ही होता है, लेकिन जिले के प्रशासन की बृहदता को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए, जिले के आकार को देखते हुए, साइज को देखते हुए उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं। तो वो एसडीएम के थ्रू ही बनते हैं। एसडीएम से जो प्रमोशन होके जाते हैं वो एडीएम बनते हैं। एक जिले में 2, 3, 4 भी एडीएम हो सकते हैं, ठीक है। तो एसडीएम के बाद में एडीएम, और एडीएम की पावर भी अपने आप में बहुत होती है, डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं जिलाधिकारी को। तो एसडीएम के बाद में एडीएम, और एडीएम से फिर नेक्स्ट प्रमोशन आपका सीडीओ के लिए होता है। सीडीओ मतलब चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, मुख्य विकास अधिकारी। एडीएम बनने के बाद में सीडीओ तक पहुंचने में आपको लगभग 6 से 7 साल लगते हैं,
ठीक है। और फिर सीडीओ से नेक्स्ट प्रमोशन आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईएएस रैंक पर होता है, और सीडीओ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने में लगभग 8 से 10 साल लग जाते हैं। तो जनरली यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत कम एज में, यानी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं 21-22 साल में अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करते हैं, तो आपकी प्रबल संभावना है कि आप यहाँ तक पहुँच जाए। लेकिन फिर भी मतलब बुरी से बुरी कंडीशन में आप एसडीएम से एडीएम तो बन ही जाते हैं, ठीक है। तो एडीएम भी अपने आप में बहुत बड़ी पावर होती है। तो ये आज जो जिन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया वो आप समझ पाए होंगे, क्योंकि ये भी एक तरह का मोटिवेशन काम करता है। जब आपको किसी पद की गरिमा के बारे में पता हो, आप किसी पद की पावर के बारे में पता हो कि आप इस जगह पर रह करके समाज में कितना चेंज ला सकते हैं, कितना परिवर्तन ला सकते हैं, तो अपने आप में एक अभिप्रेरणा का विषय ये बन जाता है, ठीक है। तो आपकी जो तैयारी है वो चल ही रही होगी। नोटिफिकेशन भी इसका बहुत जल्दी आने वाला है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी में यूपीपीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्री लगभग जून के आसपास होता ही है, और मेंस जो होता है वो आप जानते हैं कि सितंबर के आसपास होगा। तो अपनी तैयारियां बहुत अच्छी तरीके से करते रहें। यहाँ से जो भी चीज़ें संभव हो पा रही हैं मैं आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप, क्योंकि हम जो ऐसे लोग हैं जो कहीं से भी कोचिंग क्लासेस नहीं ले रहे हैं, मैं भी अपनी सेल्फ स्टडी करता हूँ, आप भी अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं, और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकें 1.5-2 लाख का कोर्स कोई भी। तो आप क्या करें, अपनी जो बेसिक किताबें हैं, ठीक है, टीचर्स भी कहाँ से पढ़ाते हैं, आपको किताबों से ही पढ़ाते हैं, तो आपके पास जो भी बेसिक प्लस एडवांस बुक्स, और बुक्स का चयन कैसे करें इसका भी एक प्रमुख बिंदु ये होता है कि आप अपने सिलेबस को आगे रखें, और कोई भी ऐसी किताब जो आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, आपके सिलेबस को परिपूर्ण कर रही है, तो आप वो बुक ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा बार आप उसको पढ़ें वो उतना आपके लिए बेहतर होगा। बार बार के चीज़ों को पढ़ते रहें, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहें। तो अपनी बेसिक चीज़ें हैं उनको आप लगातार पढ़ते रहें। बाकी यहाँ से जो भी चीज़ें संभव हो पा रही हैं मैं आपको करा रहा हूँ। एनसीईआरटी से जो ज्योग्राफी थी वो लगभग समाप्त है। इसके बाद में अगली विषय जो है वो यहाँ से स्टार्ट करूँगा। इसके साथ साथ पीवाईक्यू देखते रहें। पीवाईक्यू का भी मैंने सीरीज यहाँ से स्टार्ट किया है, जो मैं अपने लिए निकालता हूँ वही सेम मैं आपके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से जो है कोऑर्डिनेशन हम और आपका चलता रहेगा, मिल करके तैयारी करते रहेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।